नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। हमारे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सोचा गया। नेहरू जी ने इसके ऊपर लेकर के कानून भी वो लेकर के आए और इसको पास किया पूरी बहुमत के साथ, हिंदू कोड बिल। लेकिन ये सिर्फ अगर देखा गया तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के उत्थान के लिए था। लेकिन अगर वहीं हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उस समय उस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं सोचा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उस समय नेहरू जी का ये जवाब था कि जब तक समाज पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ जा सकता तब तक हम यूसीसी को लागू नहीं कर सकते। लेकिन आज 2023 का भारत है और यहाँ पे मुसलमानों में जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके हक की बात के लिए यूसीसी को लाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि एक परिवार में अगर अलग अलग सदस्य हैं, अगर उन अलग अलग सदस्य के लिए अलग अलग कानून हो तो कैसे चलेगा। पूरे परिवार के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये तर्क देकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में ऐसा लगता है कि यूसीसी को लाने जा रही है। इन सब मुद्दों पे मैंने सोचा कि मैं भी एक महिला हूँ, हिंदू महिला हूँ, तो मैं मुस्लिम महिला से जाके बात करती हूँ, उनका क्या विचार है यूसीसी के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मुस्लिम महिला क्या सोचती हैं। तो मैं आ चुकी हूँ शालिनी जी के पास, जो कि निज़ामुद्दीन में रहती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, इंडिपेंडेंट महिला हैं। तो मुझे इनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बीच की जो बातचीत है वो आपके साथ शेयर हो, तो इसलिए मैं ये इंटरव्यू भी कर रही हूँ। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। आपने बुर्का नहीं पहना, तो मैं मुस्लिम महिलाओं के पास जाती हूँ, वो बुर्का पहने हुए मिलती हैं, तो आपने बुर्का क्यों नहीं पहना? हमारे परिवार में बुर्का का कोई रिवाज नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बुर्का पहनने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बुर्का आपके खुद की आंखों में होना चाहिए। जो शर्म हया है वो आपकी आंखों में होना चाहिए। और आप इतनी सक्षम है, इतने आपकी सोच विचार होती है, आपकी परवरिश इतनी अच्छी होती है जहाँ आपको ये पता होता है कि औरतों का दायरा कहाँ है और कितना है और क्या है। आप एक समाज में रहते हैं, इंसान समाज में जब रहता है उसको सही और गलत की जो भी परिभाषा है वो उसको बचपन से समझाई जाती है। तो हमारे परिवार में कोई भी महिला बुर्का नहीं पहनती है। बुर्का नहीं पहनती। आपने कहा आंखों में शर्म होना चाहिए, ठीक, बुर्का की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने ये बात बोली, कई मौलाना आपके ऊपर जो है बात बोल सकते हैं, तो उन मौलानाओं को क्या जवाब दीजिए? देखिए, उन मौलानाओं को मैं सबसे पहले ये एक मुंह तोज जो कहते हैं जवाब है वो ये है कि आप पहले पढ़िए और आप आगे फिर पढ़ाइए। और पढ़ाइए इस तौर से पढ़ाइए कि आपने अपने पूरे कौम को, इस पूरे भारतवर्ष को इस तरीके से अपने धर्म को पढ़ाया है कि उनको इस बात की समझ भी आई और उसको समझ के आगे उसको बढ़ा भी पाए। तो जहाँ तक बात आती है कि नज़रों का जो पर्दा होता है और जो नज़रों में जो शर्म होती है वो दोनों तरफ होनी चाहिए, महिलाओं में भी होनी चाहिए, पुरुषों में भी होनी चाहिए, तभी वो समाज आगे बढ़ता है। और इसी समाज को सुधारने के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब बात उठी थी, हिंदू कोड बिल की बात हुई थी, बहुत विरोध हुआ, बहुत लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पे विवाद भी खड़ा कर दिया कि भाई आप एक समाज के लिए क्यों लेके आ रहे हैं। अगर आपको पूरे महिलाओं का उत्थान करना है, समाज में अगर आपको उत्थान करना है तो आप यूसीसी लेकर के आइए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि यूसीसी जो है वो कहीं ना कहीं सबके ज़बान पर है। यहाँ तक कि भोपाल में प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया, उनके ज़बान पर भी था। तो आप क्या बोलेंगी इस पर, यूसीसी के ऊपर? देखिए, यूसीसी का हम लोग बहुत अच्छे से और ज़ोरदार एक समर्थन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देती हूँ। हम इसको कहते हैं वन नेशन वन पीपल वन लॉ। एक देश एक कानून। हम एक देश में रह रहे हैं, चाहे हमारे कितने ही धर्म क्यों ना हो, चाहे हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, चाहे हम काला पहनते हैं या नीला पहनते हैं, चाहे हम अपने पसंद से सूट पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, वो पसंद हमारी हो सकती है क्योंकि वो एक व्यक्तिगत पसंद है। वो आपकी एक व्यक्तिगत विचार के ऊपर आपकी पसंद है। बट जब आप बात कर रहे हैं कानून की, तो वो कानून उसी देश का, उसी ज़मीन का होना चाहिए जिस देश और उस ज़मीन में आप रह रहे हैं। और ये हमारे कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का आप पालन करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा
डेमोक्रेटिक देश है, सबसे बड़ा। और वो बड़ा इसीलिए है क्योंकि इस देश ने सबको अपनाया है, इस देश ने सबको जगह दी है। आप विभाजन की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात करती हूँ। जब यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, जेएनयू में एडमिशन लेते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स बन के आते हैं, भारत की सभ्यता उनको पसंद आती है। वो धर्म नहीं देख रहे हैं, वो उस देश को देखते हैं, उसको अपनाते हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी यहाँ शुरू होती है, उनके बच्चे यहाँ होते हैं और हंसी खुशी वो इस देश में आते हैं। ये देश उनको अपनाता है। वापस नहीं जाते हैं बहुत से बच्चे अपने देशों में क्योंकि उनको ये देश इतना पसंद आता है जी। तो क्या है इस देश की मिट्टी में ऐसा? क्या है इस देश की मिट्टी में? इस देश की मिट्टी में विभाजन से पहले भी वो खुशबू थी, विभाजन के बाद भी वो खुशबू है और आगे भी ये रहती रहेगी। यूसीसी लागू हो जाएगा तब भी ये खुशबू रहेगी क्योंकि विरोध अभी से उठना चालू हो गया। कई सारे ऐसे मौलाना हैं, कई सारे ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो इसको मुस्लिम विरोधी कानून बताते हैं। देखिए, वो इसलिए बताते हैं मुस्लिम विरोधी कानून क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उन्होंने रटा है। उन्होंने रट के वो इंटरप्रिटेशंस आगे कौम को बताया है जो वो समझते हैं सही है। वो एक राष्ट्रवादी सोच रखते हुए नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो एक अच्छे मुसलमान का पालन होने का फ़र्ज़ नहीं अदा कराते हैं। एक मुसलमान का क्या फ़र्ज़ होता है कि क्या वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, क्या वो सिर्फ ज़कात दे, क्या वो हज करने के लिए जाए, क्या वो अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसियों का विरोध करे? ये एक अच्छा मुसलमान नहीं होता है। मैं एक बहुत छोटा सा मुद्दा उठा रही हूँ, ज़कात का मुद्दा उठा रही हूँ, जो कि हर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि आप 2.5% की अपनी एनुअल इनकम की जो 2.5% का हिस्सा होता है वो आप दीजिए इस कौम के लिए। आप एक ज़कात फ़ंड जो होता है वो लोगों की अच्छाइयों में जाता है, आपको भी पता होगा। क्या ये ज़कात फ़ंड आपके सिर्फ 2.5% तक ही होना चाहिए? कोई आदमी 3.5%, कोई 4, 5, 6, 10, 15% तक क्यों नहीं पहुंचता है? क्यों ईद आने से पहले आप अपने एसेट्स को, ये हकीकत है, आप अपने एसेट्स को लिक्विडेट करके आप इस तरीके से उन एसेट्स का दुरुपयोग करते हैं कि आपको उसके ऊपर 2.5% ज़कात ना देना पड़े? क्या ये एक अच्छा मुसलमान होता है? जब आपके पड़ोसी के घर में खाना नहीं है और आपके घर में पूरा का पूरा आपका दस्तरखान सजा हुआ है, तो आपका फ़र्ज़ नहीं होता कि आप अपने पड़ोसी के पास जाइए और उसके दस्तरखान में देखिए कि खाना है या नहीं? क्या एक अच्छा सच्चा मुसलमान का ये फ़र्ज़ नहीं होता है? या उस मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के जो नियम है, कानून है, उसकी आप निंदा करिए? क्यों करिए? आप यहाँ रहें, आपके पूर्वज यहाँ रहें, आपके बच्चे यहाँ रहेंगे। अगर उस देश में कोई कानून लाया जा रहा है जो एक समानता कानून है, पहले बार आप देखिए धर्म को हटाकर एक कानून लाया जा रहा है जो हर एक नागरिक को एक समान नज़रों से देख रहा है। क्या बुराई है उसमें? क्यों बुराई है उसमें? और अच्छी बात है, आप करिए विरोध, क्योंकि हर एक अच्छे कदम के लिए विरोध होना बहुत ज़रूरी है। वरना ये बोला जाता कि ये सरकार, भाजपा सरकार, पीएम मोदी आप लोगों के ऊपर उत्पीड़न करके ये कानून लेकर आ रहा है। विरोध को अच्छा बता रही हैं? मैं विरोध को इसलिए अच्छा बता रही हूँ ताकि लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये बात सामने आ जाए कि देखिए ये सरकार, ना कि ये प्रधानमंत्री, ना कि योगी जी किसी के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। आपको बोलने का हक है, पर फैसला वही होना चाहिए जो कि इस देश के हित में हो। आप बोलिए ना, खुल के बोलिए। ओवैसी साहब को देखिए, क्या वो एक अच्छे मुसलमान हैं जो भड़काते हैं लोगों को, जो बोल रहे हैं यूसीसी नहीं आना चाहिए? भाई आप पढ़िए तो सही, आप समझिए तो सही क्या है यूसीसी। और आप जब कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों का कोई हक नहीं है, इस देश में मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है, आज उसी देश में मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी सबके साथ एक समानता वाला एक कानून आने वाला है, तो क्या खराबी है? आप क्यों नहीं वो समानता चाहते हैं? अच्छा शालिनी जी, अगर मान लीजिए कानून आता है और कानून अगर बन जाता है, और जिस हिसाब से मैं बीजेपी की वो देखती हूँ कि वो अपनी मैनिफेस्टो में रखा था, उन्होंने राम मंदिर को रखा, 370 को रखा, और यूसीसी एक तीसरा बड़ा, एक बहुत बड़ा पिलर उनके मैनिफेस्टो का था। अगर मान लीजिए ये कानून बनता है
तो महिलाओं का कितना उत्थान इस कानून की वजह से होने वाला, मैं मुस्लिम वर्ग की महिलाओं की बात करती हूँ। देखिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक ये मैं कहती हूँ एक हिपोक्रिटिकल सोसाइटी रही। मुसलमान महिलाओं के लिए एक भी मुसलमान नेता, मौलाना, मौलवी या कोई भी एक मुसलमान बहन जिसके अंदर ये सक्षमता थी कि वो मुसलमान बहनों के लिए लड़ सकती थी, ट्रिपल तलाक जैसे एक कानून लाने के लिए भाजपा सरकार को आगे बढ़ना पड़ा। कोई एक मुसलमान मौलाना सामने नहीं खड़ा होकर बोला कि जिस तरीके का ये चयन बन चुका है ट्रिपल तलाक का, या तलाक दे देने का, या फिर एसएमएस पे दे देने का, या व्हाट्सएप पे दे देना, या नमक को कम डालने से दे देना था, तब कोई एक मुसलमान मौलाना, मौलवी, नेता, ओवैसी साहब, कोई भी बहन आगे बढ़कर क्यों नहीं खड़ी हुई और बोली कि आपको कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, उसमें जिस तरीके से लिखा गया है तलाक देने का, जो विवरण दिया गया है, उस विवरण के हिसाब से तलाक दिया जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो क्यों नहीं सामने आया? ट्रिपल तलाक जैसे एक उत्पीड़न जो महिलाओं के ऊपर किया जा रहा था कि बेचारी अपने घर से ब्याह होकर अपने ससुराल आती है, सब्जी में नमक कम होती है, या उसने अपनी सास को सलाम नहीं किया, उसके ऊपर लड़ाई होती है, तीसरे दिन बोरिया बिस्तर बांधो चले गए। और साथ ही साथ क्या हुआ, घर वालों ने शादी करी, बैंड बाजे के साथ करी, दहेज भी दिया, दहेज के साथ में खर्चा भी किया, और उसके बाद उस परिवार के ऊपर जो सामाजिक तौर से एक उत्पीड़न होता है वो आप भूल जाइए। तब कहाँ थे ये सब के सब? अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तब ये बात बिल्कुल एक सामने आ जाती है कि देखिए आप इस तरीके से महिलाओं को एक खिलौना बनाकर उनके साथ में ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं। क्या बदलेगा अगर यूसीसी आता है तो? सबसे पहले जो शादियां होंगी वो रजिस्टर्ड शादियां होंगी। आप ये देखिएगा, आधे से ज्यादा कहाँ रजिस्टर्ड शादियां होती हैं। निकाहनामा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज कर लीजिए जब आप शादी कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच में जब शादियां होती हैं, जो हमारे यहाँ पे शादियां होती हैं, वो एक निकाहनामा से होती हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपने निकाहनामा जो है, इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, नो डाउट। इस्लाम के हक से आपका निकाहनामा जो है, अग्रीमेंट ऑफ शादी है, वो आपकी रजिस्टर्ड है। बट क्या आपने जाकर कोर्ट में रजिस्टर करवाई शादी? कोर्ट में रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तो उसके साथ में अगर कल को अल्लाह ना करे कोई बैर आ गया, परिवारों में आ गया, या लड़का लड़की के बीच में आ गया, तो जो डिवोर्स का सिस्टम होगा वो कानून के हिसाब से होगा। आप ये देखिएगा, आपका जो सिस्टम होगा, आपका डिवोर्स, आपकी शादियां, आपका अडॉप्शन, आपकी इनहेरिटेंस, सब चीज़ें महिलाओं का पूरा उसमें हक होगा। महिलाओं को वो सारा हक दिया जाएगा जो कि मिलना चाहिए। गोवा में चल रहा है यूसीसी, गोवा में लागू हुआ है यूसीसी में। क्या गोवा में कोई मुसलमान नहीं रहता? रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। क्या वहाँ पे कोई विरोध हुआ? कोई भी वहाँ विरोध हुआ? तो जब आपने देख लिया है एक मॉड्यूल जो है, जो इसका पालन किया जा रहा है, जहाँ कोई विरोध ही नहीं है। और मैं गोवा को मानती हूँ कि एक बहुत, देखिए गोवा में फ्रेंच लॉ भी रहा है। गोवा में एक यूसीसी मॉड्यूल से पहले जो पोर्चुगीज़ लॉ था, वो पोर्चुगीज़ लॉ भी वहाँ पे लागू हुआ था। तो क्या गोवा जैसे एक जगह होगी, या उत्तराखंड जैसे जगह होगी जहाँ पे भी यूसीसी को लेकर मैनिफेस्टो में लिखा गया था, पुष्कर धामी जी ने भी बोला इस बारे में लेकर, और बिल्कुल जिसे एक ख़ास तौर से उन्होंने बोला कि जी मैं तो समानता लाना चाहता हूँ हर एक नागरिक में जो मेरे प्रदेश में रहता है। तो क्या वहाँ पे या गोवा में, या आप बॉम्बे में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, क्या एक आम मुसलमान को यूसीसी के लागू होने से कहीं पर भी कोई भी आपको विरोध नज़र आ रहा है? एक आम नागरिक जो अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है, ये उन लोगों के दिमागों में आएगा विरोध जिनका काम है लोगों को भड़काना, जो कट्टरवाद जैसे लोग हैं, जिनको राष्ट्रवाद जैसी एक भावना से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम क्या है? उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है? उनकी रोजी रोटी ऐसी ही चलती है कि आज हम यहाँ विरोध करवा दें, आज हम वहाँ विरोध करा दें। आप दिल्ली में घूम रही हैं, आपने कहीं देखा दिल्ली में कहीं पर भी कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है? कहीं पर भी, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, आपने कहीं पर भी देखा कहीं कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूसीसी को लेकर? कहीं पर भी कोई बैठे हैं? आज आप देख लीजिए, ओवैसी जैसे लोगों के अलावा कोई और मौलाना या मौलवी
खुले तौर पे किसी भी न्यूज़ चैनल में आकर कोई विरोध कर रहा है यूसीसी का? आप पहले ये देखिएगा, क्या हकीकत में यूसीसी का विरोध एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा राष्ट्रवाद मुसलमान कर रहा है? आप इसका जवाब दे दीजिए, आपको अपने जवाब में मिल जाएगा हकीकत क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ क्या इसमें ये भी हो सकती है कि यूसीसी का वो मौलाना या फिर वो मुसलमान मतलब बुराई कर रहे हैं या फिर खिलाफ हैं जो महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा जो है वो अपने समाज में नहीं देना चाहते? क्या इस बात को कह सकते हैं? देखिए, महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए ये तो प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को तो एक ऊंचे दर्जे में ऊपर वाले ने पहले कर दिया। महिलाओं का जो दर्जा है उस दर्जे को कोई भी मर्द क्या, कोई भी सरकार क्या, कोई भी मौलाना क्या उसको छू भी नहीं सकता है। ये जितनी भी बातें हैं ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, आप एक महिला है। आप महिलाओं के बीच जाकर जब ये बात कहेंगे तो उनके अंदर वो साहस आएगी, वो शक्ति आएगी। एक महिला, अभी आपसे जब इस इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी, एक महिला है, उसको ये शक्ति ऊपर वाले ने दी है, अल्लाह ताला ने दी है, भगवान ने दी है कि वो ये अपने शरीर में 9 महीने एक बच्चे को अपने खून से सींचे। ये दर्जा किसने दिया उसको? और क्या ये दर्जा किसी भी पुरुष के समान हो सकती है? वो अपने खून से सींचती है एक बच्चे को, अपने विचार से सींचती है बच्चे को, अपने सोच से सींचती है, वो काम करती है। अगर वो मजदूर है 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रख कर आगे बढ़ाकर पैदा करके वो काम कर रही होती है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर वो पढ़ी लिखी आपके और मेरे जैसे हैं तो हम अपने काम पे जाते हैं और अपना जो डेली जो रूटीन होता है उसको हम अपना करते हैं। और जब वो बच्चा पैदा होता है आपको सबसे पहली झलक उसमें, चाहे घर वाले कुछ भी कहें, आपको सबसे पहली झलक उस सोच की मिलती है जो आपकी सोच होती है कि इसको मैंने बनाया है। तो वो शक्ति आपको किसने दी? तो ये जो बात आती है कि समाज में औरतों को दर्जा बराबर का मिलना चाहिए, औरतों को तो वो दर्जा पहले से ही मिला हुआ है। लेकिन